सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के एक छोटे से फीचर ने यूएस के कथित देशभक्तों के चिट्ठे खोल दिए हैं। क्या हुआ है? 21 नवंबर को एक्स ने एक नया फीचर लॉन्च किया जिसका नाम था अबाउट दिस अकाउंट। इस फीचर के जरिए यूजर ये देख सकते हैं कि किसी अकाउंट ने एक्स पर जुड़ते समय कौन सी लोकेशन से साइन अप किया था फर्स्ट टाइम। इसके अलावा कितनी बार अपना यूजर नेम बदला और ऐप को किस तरीके से डाउनलोड किया, ये सब मालूम चलता है। अब जैसे ही फीचर लाइव हुआ, दुनिया भर में लोगों ने एक दूसरे के अकाउंट चेक किए। ट्विटर वैसे भी, या जिसका नाम अब एक्स हो गया, वैसे भी खुदाई वाली जगह है। अब जब ये खुदाई शुरू हुई तो पता चला कि कई मशहूर मागा और राइट विंग इन्फ्लुएंसर अकाउंट्स जो खुद को अमेरिकी बताते हैं, वो असल में अमेरिका से पहली बार साइन अप हुए ही नहीं थे। थाईलैंड से, अफ्रीका से, बांग्लादेश से, नाइजीरिया जैसे देशों से चल रहे थे। और तो और कुछ फेक अकाउंट्स गाजा के पीड़ितों के लिए दान मांग रहे थे, यानी जंग की आड़ में लोगों को ठग भी रहे थे। हंगामा सिर्फ यूएस में नहीं है, भारत में भी ऐसे कई अकाउंट्स डिटेक्ट हुए हैं जो पाकिस्तान, बांग्लादेश या फिर इजराइल से चलाए जा रहे थे। इजराइल वाली बात पर यूएस में भी बहुत हंगामा हुआ है। मस्क के एक्स खरीदने के बाद बाहरी देशों का इंटरफेरेंस इस प्लेटफॉर्म पर ज़्यादा बढ़ गया है क्या? कैसे एक्स राइट विंग पॉलिटिक्स को गढ़ने वाला हथियार बन गया है? और क्या मस्क की पैसे बांटने वाली स्कीम यानी क्रिएटर्स मोनेटाइजेशन ने ट्रोल्स को नया बिजनेस मॉडल दे दिया है? यही सब जानेंगे आज के राजदूत में। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप खबरगांव का डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत देख रहे हैं। एक्स के हेड ऑफ प्रोडक्ट निकिता बियर ने अक्टूबर 2024 में लोकेशन जानने वाले फीचर का पहली बार जिक्र किया था, ताकि लोग जान सकें कि कोई अकाउंट असली है या किसी दूसरे देश से चल रहा है, फेक या ट्रोल फार्म अकाउंट है। ट्रोल फार्म क्या होता है आपको बाद में आगे समझ में आएगा। इससे चुनाव में गलत जानकारी को रोकने के लिए लाया गया था इस कदम को। फीचर लाइव हुआ और कई अकाउंट्स खंगाले गए। कुछ उदाहरण आपको दे देते हैं। अल्ट्रा मागा यूएस ट्रम्प 2028 नाम का एक अकाउंट है जो खुद को वॉशिंगटन डीसी का बताता है, असल में अफ्रीका से चलता दिखा। सबसे ज्यादा बवाल तब कटा जब 21 नवंबर को सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट वायरल हुए। इनमें दावा किया गया कि अमेरिका की बड़ी सरकारी एजेंसी का एक अकाउंट इजराइल से चलता है, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी। लोगों ने इसके स्क्रीनशॉट और स्क्रीन रिकॉर्डिंग शेयर की जिसमें अकाउंट का लोकेशन तेल अवीव इजराइल दिख रहा था। हालांकि एक्स के प्रोडक्ट हेड निकिता बियर ने इस दावे को झूठा बताया, कहा कि गलत जानकारी फैलाने की कोशिश चल रही है। शुरुआत में डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने सिर्फ एक मजाकिया ट्रंप मीम पोस्ट किया इस पे। इसमें उन्होंने ना इस दावे को माना ना खारिज किया, लेकिन 23 नवंबर को उन्होंने आधिकारिक बयान जारी करके साफ किया, कहा कि हमें यकीन नहीं हो रहा है कि हमें ये कहना पड़ रहा है, लेकिन ये अकाउंट हमेशा से यूएस से ही चल रहा है। वहाँ के गृह मंत्रालय की तरह समझ सकते हो आप होमलैंड सिक्योरिटी को। आगे वो लिखते हैं, स्क्रीनशॉट आसानी से फर्जी बनाए जा सकते हैं और वीडियो भी एडिट हो सकते हैं। इसके कुछ ही देर बाद लोकेशन दिखाने वाला ये फीचर ही गायब हो गया। अब लोगों को शक हुआ कि कहीं ये फीचर इसलिए तो नहीं हटाया जा रहा कि विवाद को दबाया जा सके। अब टाइमिंग वैसी ही थी। अमेरिका में पहले से कई लोग सरकार के इजराइल समर्थन के खिलाफ हैं, है ना? लेफ्ट में भी हैं और मागा में भी एंटी इजराइल सेंटिमेंट है। साथ ही ये भी इल्ज़ाम लगाते आए हैं लोग कि अमेरिका से ज़्यादा दूसरे देशों को सपोर्ट किया जा रहा है। अमेरिका के सरकारी अकाउंट्स में अब सिर्फ अकाउंट की ज्वाइनिंग डेट और वेरिफिकेशन दिख रहा है, लोकेशन नहीं दिख रहा है। एक्स की ओर से फिलहाल ये कहा गया है कि इस फीचर में अभी कुछ तकनीकी दिक्कतें हैं जिन्हें 25 नवंबर तक ठीक कर दिया जाएगा। कर देना चाहिए, अच्छा दिन है 25 नवंबर। एक्स ने यह भी कहा कि अगर किसी अकाउंट की लोकेशन गलत होगी तो उसे समय समय पर अपडेट किया जाएगा और ये अपडेट डिले और रैंडम तरीके से होगा ताकि यूजर्स की प्राइवेसी बनी रहे। अब एक्स ने तो अपनी सफाई दे दी, पर क्या ऐसा पहली बार हुआ है जब एक्स का इस्तेमाल दूसरे देशों में नैरेटिव गढ़ने के लिए किया गया है? नहीं, इससे पहले भी कई फेक अकाउंट्स बने जिन्होंने अमेरिका के चुनाव तक को प्रभावित किया। 2016 का अमेरिकी चुनाव, अमेरिकी जांच एजेंसी एफबीआई ने कई बार ये कहा है कि रूस ने एक ट्रोल फार्म तैयार किया है ना, हजारों की संख्या में ट्रोल्स और बॉट्स इंसान की तरह बिहेव करने वाला सॉफ्टवेयर होता है, और फिर उन्होंने एक्चुअल यूजर्स भी बिठाए थे। इसे रूस की इंटरनेट रिसर्च एजेंसी आईआरए ने किया। हजारों फेक अकाउंट्स बनाए गए जो दिखने में असल अमेरिकन अकाउंट्स लगते थे, पर थे ऑटोमेटेड बॉट्स जो चुनाव से जुड़ा कंटेंट फैला रहे थे। ट्विटर, जो अब एक्स है, उसने खुद एक्सेप्ट किया कि लगभग 3814 ऐसे अकाउंट्स की पहचान हो गई थी जो सीधे आईआरए से जुड़े रहे।
इन अकाउंट्स ने लगभग 1,75,000 से ज़्यादा ट्वीट किए, जिनका मकसद हिलेरी क्लिंटन की छवि खराब करना था और ट्रंप को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना। कई फेक अकाउंट्स ने अमेरिकी नामों से रैलियां और कैंपेन भी आयोजित किए, जिनमें असली अमेरिकी लोग शामिल हुए, जबकि ये पूरा प्लान चल रहा था रूस से। बाद में ट्विटर ने यह भी बताया कि लगभग 6.7 लाख यानी 6,70,000 अमेरिकी यूजर्स ने किसी न किसी रूप में रूसी अकाउंट्स के कंटेंट को कंज्यूम किया या उसे आगे बढ़ाया, कांटेक्ट बनाया उनसे। इस एक घटना से यह साबित हुआ कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स चुनाव को किस हद तक प्रभावित कर सकते हैं या प्रभावित करने तक जा सकते हैं। 2016 के चुनाव की बात हुई, तब तक ट्विटर मस्क के पास नहीं था, जैक डॉर्सी वगैरह चला रहे थे। 2022 में मस्क ने ट्विटर को खरीदा और एक्स नाम दिया, पूरी तरह से उसका बिजनेस मॉडल चेंज किया। मस्क ने एक्स को यह कहकर खरीदा कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनेगा जो लोगों को अपनी बात खुलकर कहने की आज़ादी देगा। मस्क उस समय ट्विटर की जो मॉडरेशन पॉलिसी थी उसके बड़े आलोचक थे, लेकिन अब ये कंट्रोवर्सी झगड़े और पॉलिटिकल इंक्लिनेशन की जगह बन गया है, जो कि मस्क की शिकायत थी इन द फर्स्ट प्लेस कि एक विचार को दबाया जाता है। उसी कंटेंट को ज़्यादा व्यूज़ और रीच भी मिल रही है एक्स पर, जो विवादित है। जैसा पहले कभी फेसबुक के बारे में कहा जाता था कि आप उल्टा सीधा पोस्ट करेंगे फेसबुक पे ज़्यादा चलेगा, फेक न्यूज़ फेसबुक पे ज़्यादा चलेगी। आप एग्जाम्पल लीजिए, ईशांत शर्मा नाम के अकाउंट से 2024 में एक ट्वीट हुआ। इस ट्वीट में न्यूयॉर्क के एक रेस्टोरेंट में टिप देने के बारे में अपना अनुभव लिखा गया था। टिपिंग इज सच अ ह्यूज स्कैम इन न्यूयॉर्क, इतनी बात थी। आराम सा ट्वीट, लेकिन एक हफ्ते में से 52 बिलियन व्यूज़ मिले। दूसरी तरफ कमला हैरिस की राष्ट्रपति बनने की घोषणा हुई, उस पर सिर्फ 3.6 मिलियन। इंडियन क्रिकेटर रोहित शर्मा ने वर्ल्ड कप जीतने के बाद ट्वीट किया, उनके भी व्यूज़ उस लड़के के ट्वीट जितने नहीं थे। इससे कहा जाता है इंगेजमेंट फार्मिंग, यानी ऐसा कंटेंट डालना जिससे लोग लड़ें, बहस करें, गुस्सा हो, उस ट्वीट का जवाब दें, उसे शेयर करें या फिर कोट करें ताकि पोस्ट वायरल हो जाए। एक सिंपल एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ, जैसे कोई लिख दे कि महात्मा गांधी बहुत बड़े शराबी थे। अब ये एक विवादित बात है, लोग जानते हैं कि वो अल्कोहल कंज्यूम नहीं करते थे। आधे लोग इस व्यक्ति को करेक्ट करने के लिए इसे कोट करेंगे, रिट्वीट करेंगे, उस पर क्लैरिफिकेशन देंगे। आधे लोग इस व्यक्ति को गाली देने के लिए इसको कोट करेंगे, ट्वीट करेंगे। आधे लोग इसको मजे लेने के लिए। तो होगा क्या, इस व्यक्ति को पता है कि इसने एक विवादित बात बोली है जिसका सच्चाई से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, तो उसको समर्थन करने वाले, उसके खिलाफ खड़े होने वाले, उसकी बात का कॉन्टेक्स्ट समझने वाले, जब ये सारे लोग पोस्ट करेंगे, कोट करेंगे, तब फायदा किसका होगा? इस व्यक्ति का जिसने ये विवादित बात लिखी है। एंगेजमेंट फार्मिंग मोर और लेस इसी तरह से काम करती है। इसको पैसा मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि क्रिएटर मोनेटाइजेशन स्कीम चल रही है, इस पर जितने ज़्यादा व्यूज़ उतना ज़्यादा पैसा। अगर किसी का अकाउंट वेरीफाइड हो, 2000 से ज़्यादा फॉलोअर्स हो और 3 महीने में 5 मिलियन से ज़्यादा इंप्रेशन में लाइक भी आता है, कोट भी आता है, मतलब कोई इंगेजमेंट आपने अगर लिया है, कमेंट आता है, 5 मिलियन अगर हो गए इंप्रेशन, तो आपको पैसा मिलना शुरू हो जाता है। आप जितने ज़्यादा वायरल होंगे, जितने ज़्यादा लोगों तक आपका कंटेंट पहुंचेगा, उतना पैसा मिलेगा। इसलिए लोग जानबूझकर ऐसे ट्वीट करते हैं एक्स पर या ऐसे पोस्ट करते हैं एक्स पर जो विवाद पैदा करता है। एक्स भी फॉर यू फीड में वही कंटेंट दिखाता है जो वायरल होने की संभावना ज़्यादा रखता है। कुछ अकाउंट जो गलत या भड़काऊ जानकारी पोस्ट करते हैं अचानक फेमस होते हैं। मस्क ने कहा था कि हर तरह की राय को जगह मिलेगी, पर उनके आते ही कंटेंट को लेकर नियम ढीले हो गए। इसके अलावा गलत जानकारी पर भी कंट्रोल कम हो गया। कुल मिलाकर इसने ट्रोल्स को एक नया बिजनेस मॉडल दे दिया। आप ब्लू टिक खरीद लीजिए, विवादित पोस्ट कीजिए, आपको उतने ही ज़्यादा लाइक्स और कमाई करने का मौका मिल जाएगा। कई लोग इससे नौकरी जितना है, नौकरी से ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक रिसर्च में अलग अलग सोच वाले नकली अकाउंट्स बनाए गए। उनमें भी ये देखा गया कि पिछले 6 महीनों में ज़्यादा भड़काऊ पोस्ट देखने को मिल जाएं। रिपोर्ट के मुताबिक ये सिर्फ एल्गोरिदम नहीं था, बल्कि सुरक्षा नियमों की कमी और मॉडरेशन घटने के कारण से हो रहा है। इसके अलावा 2024 में जो अमेरिका में चुनाव हुए, वो भी इसी फिनोमिना का गवाह बने। रोज़ चुनाव से जुड़ी गलत जानकारी एआई से बनाई जाती थी, तस्वीरें बनाई जाती थी और ये कंटेंट पोस्ट किया जाता था। हज़ारों डॉलर कंटेंट क्रिएटर्स ने कमा लिए या ट्रोल्स ने कमा लिए, आप कह लोगे। बीबीसी ने ऐसे कई अकाउंट्स की पहचान भी जारी की थी जो एक दूसरे की पोस्ट दिन में कई बार शेयर करते हैं। ये अकाउंट्स सही, गलत, झूठी और फेक जानकारी मिलाकर पोस्ट करते हैं ताकि उनकी पोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और उनकी कमाई बढ़े। कई यूज़र्स ने अपने और दूसरों के अकाउंट से कुछ $100 से लेकर हज़ारों डॉलर तक कमाए हैं।
इन नेटवर्क्स में कुछ अकाउंट डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन करते थे, कुछ कमला हैरिस के पक्ष में पोस्ट करते थे, जबकि कुछ किसी भी राजनीतिक दल से जुड़े होने का दावा नहीं करते थे। पर इन्हीं अकाउंट्स ने राइट विंग पॉलिटिक्स को ग्लोबली स्टैब्लिश करने में जी जान लगाई है। मस्क ने एल्गोरिदम ही इस तरह बनवा लिया है कि उनके अपने ट्वीट सबसे ज़्यादा लोगों तक पहुंचते हैं। वो सिर्फ एक रिट्वीट या छोटे से कमेंट से दिस इज इंटरेस्टिंग इतना एक वाक्य लिखकर किसी अनजान या छोटे राइट विंग पोस्ट को अपने 210 मिलियन फॉलोअर्स तक पहुंचा देते हैं, जिससे वो पोस्ट अचानक बड़ा मुद्दा बन जाती है। कई बार हुआ है। मस्क कई बार कहते हैं कि अब असली मीडिया एक्स है और प्लेटफॉर्म के यूजर्स ही अब खबरों का मुख्य सोर्स। एक्स की सबसे बड़ी ताकत भी यही है कि वो किसी पुराने या कम रिपोर्ट किए गए मुद्दे को अचानक बड़ा राष्ट्रीय मुद्दा बना सकता है। जैसे यूके में ग्रूमिंग गैंग्स का मामला था। मामला ये नया नहीं था, लेकिन मस्क और राइट विंग अकाउंट्स ने इसे फिर से उठाकर लोगों में गुस्सा भरा चर्चा जनी। खासकर अमेरिका और ब्रिटेन में उन लोगों के बीच चर्चा हुई जिन्हें इनके बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं थी। मस्क ने इस मौके का इस्तेमाल नाइजल फराज की राइट विंग पार्टी को समर्थन देने और एक विवादित कार्यकर्ता टॉमी रॉबिन्सन को जेल से छुड़ाने की मांग करने के लिए किया। वैसे ऐसा नहीं है कि राइट विंग को सिर्फ समर्थन नहीं मिलता है। यहाँ पे कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक्स पर राइट विंग ग्रुप्स के बीच ही टकराव हो जाता है, जैसे H1B वीजा पर जो बहस हुई थी उस दौरान। कुल मिलाकर एक्स पर जो एलन मस्क का दाव है वो अभी तक तो सफल दिख रहा है। इन सब के चलते लगभग 27 लाख लोगों ने प्लेटफॉर्म छोड़ दिया है। एक्स बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं, एक्सपर्ट्स हैं, लेफ्ट लेनिंग विचारधारा के कई सारे और लोग हैं। पर चुनाव के बाद एक्स ट्रंप प्रशासन की खबरों का मेन सोर्स बना। बिजनेस के नजरिए से आप देखेंगे तो मस्क का एक्स खरीदना अभी तक बहुत खराब साबित हुआ है। वैल्यू लगभग 80% इसकी गिर चुकी है। लेकिन पॉलिटिक्स के नजरिए से देखेंगे तो ये उनका सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। वो कॉन्वर्सेशन ट्रिगर कर सकते हैं, बूस्ट कर सकते हैं, सिर्फ यूएस में ही नहीं, यूएस से बाहर भी। अब इंडिया पर आते हैं। इन्हीं ऑटोमेटेड बॉट्स और अकाउंट्स के जरिए रफाल के खिलाफ भी झूठी जानकारी फैलाई गई और ये काम चीन ने किया। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में अमेरिकी आयोग के हवाले से लिखा गया है कि चीन ने रफाल की बिक्री को नुकसान पहुंचाने के लिए झूठी जानकारी फैलाई और इसके लिए पूरा एक कैंपेन चलाया एक्स पे। ये कैंपेन तब शुरू हुआ जब भारत ने मई में पहली बार रफाल का इस्तेमाल किया पाकिस्तान के खिलाफ। ऑपरेशन सिंदूर की बात हो रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाए और AI पिक्चर्स और वीडियो शेयर किए ताकि ये दिखाया जा सके कि चीनी हथियारों ने रफाल जेट्स को गिराया। ये रिपोर्ट यूएस चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन ने यूएस कांग्रेस के लिए तैयार की। ये उस समय आई जब यूक्रेन ने अगले 10 साल में 100 रफाल खरीदने का इरादा जताया है। अब 100 तक खरीद सकते हैं, 100 से कम भी। चीन ने इन आरोपों को खारिज किया है, कहा है कि रिपोर्ट झूठी है और ये आयोग चीन के प्रति नकारात्मक रवैया रखता है। इसके अलावा ये भी दावा किया गया कि इंडोनेशिया रफाल खरीदना चाहता था, पर चीनी दूतावास की ओर से इंडोनेशिया पर इसे न लेने का दबाव डाला गया। यानी कुछ सोशल मीडिया पोस्ट और वीडियोस देशों की डिफेंस पॉलिसी तक को अफेक्ट कर सकती हैं। कुल मिलाकर पहले एक्स को एक ऐसी जगह के रूप में बनाया गया जहां लोग राजनीति और मुद्दों पर चर्चा कर सकें। यूट्यूब या इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म नहीं था जहां ध्यान सिर्फ कंटेंट बनाने पर होता है। लेकिन अब एक्स कंटेंट इकोनॉमी का हिस्सा बन गया। पहले लोग खबरें देखकर तय करते थे कि उन्हें क्या पढ़ना है, लेकिन वहां जानकारी एक तरह से फिल्टर होकर आती थी। अब एक्स पर दिखाई देने वाली चीज़ों पर सीधे आप भरोसा नहीं कर सकते थे क्योंकि प्लेटफॉर्म की प्रायोरिटीज़ बदलते हुए दिख रही हैं और अब सही खबरों को खोजना और ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। ये था आपका राजदूत जो रिया ने लिखा और आनंद ने इसे रिकॉर्ड किया। आप खबरगांव देखते रहिए।